हेलो प्यारे दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं होशियारमल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास की और हमारा टॉपिक चला था गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का इतिहास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हर कंपटीशन में जहां भारत का इतिहास होगा वहां गुप्त साम्राज्य का इतिहास टॉपिक जरूर होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे गुप्त काल या गुप्त वंश के प्रमुख शासक जो कि हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर 3 प्रमुख शासकों के बारे में, उनकी जीवनी, उनका इतिहास, उनकी उपलब्धियां, विजय अभियान के बारे में हमने अध्ययन किया, विस्तार से चर्चा की। जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद में उसका बेटा समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, उसके बाद में जिसने वैवाहिक संबंध और विजय के द्वारा गुप्त साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो हमने देखा था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। आज हम भाग 5 के अंदर बात करेंगे कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, जो कि 414 कुछ बुकों में मेरे प्यारे विद्यार्थियों 415 ईस्वी भी मिलता है। 414 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक शासन किया था। जैसे कि हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं की जो बुक है उसके अंदर यह तिथि दे रखी है। 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक राज किया था कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम जिसे महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, वह शासक बना गुप्त वंश का, जो कि ध्रुव देवी का पुत्र भी था। किसका पुत्र था? ध्रुव देवी। कहने का मतलब कुमारगुप्त के माता और पिता का नाम ध्रुव देवी और पिता का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। वैसे दोस्तों कुछ इतिहासकार, कुछ लेखक ये भी कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका एक बेटा गोविंद गुप्त शासक बना। उसके बाद कुमारगुप्त महेंद्रादित्य शासक बनता है, लेकिन ऐसे ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलते। कुमारगुप्त के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन, कि उसने सुव्यवस्थित शासन किया, उसका वर्णन उसके मंदसौर, कौन सा? मंदसौर अभिलेख, जिसकी रचना किसने की? वत्स भट्टी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है, जो कि याद रखना प्रयाग प्रस्तुति है वो तो हरिसेन की है, जबकि मंदसौर अभिलेख है वो वत्स भट्टी का है, से मिलती है इसके शासन का वर्णन की जानकारी। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख, जो कि लगभग 18 माने जाते हैं, कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य के ही मिले हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है प्यारे विद्यार्थियों कि गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस गुप्त शासक के मिले हैं, तो याद रखना कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के मिले हैं। इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की, जो अति महत्वपूर्ण है, तथा कुछ अन्य उपाधियां भी धारण की थी, जैसे कि श्री महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र, परम देवत महेंद्र, परम भट्टारक, महाराजाधिराज महेंद्र सिंह आदि उपाधियां धारण की थी। लेकिन महत्वपूर्ण है महेंद्रादित्य। महत्वपूर्ण कौन सी है? महेंद्रादित्य। ये कुमारगुप्त ने कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां भी धारण की थी। कुमारगुप्त के शासनकाल में सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन हुआ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गुप्त काल के किस शासक के काल में सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन हुआ? तो याद रखना है कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य। तथा इसी शासक ने सर्वप्रथम गरुड़ की जगह
गरुड़ की जगह मयूर के चित्र सिक्कों पर बनवाए। जो कि हमने देखा गुप्त काल के सिक्कों पर गरुड़ का जो है चिन्ह अंकित होता था, आकृति अंकित होती थी, लेकिन उसकी जगह मयूर की आकृति किस शासक ने करवाई? तो याद रखना, कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य ने मयूर की, मोर की आकृति है वो सिक्कों के ऊपर बनवाई थी। कुमारगुप्त को ही वेरी 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का सबसे ज्यादा अगर कंपटीशनों में कोई क्वेश्चन आता है तो यही है। याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसको माना जाता है? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को। इसके शासनकाल में ही कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो बिहार क्षेत्र में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो प्राचीन शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। कुछ तो ये कहते हैं इतिहासकार कि 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे कुमारगुप्त ने। एक महत्वपूर्ण जानकारी और बता दूं कि गुप्त काल, गुप्त वंश के केवल 2 ही ऐसे शासक, केवल 2 ही ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। एक तो याद रखना है सामोद्रगुप्त और दूसरा कुमारगुप्त। गुप्त वंश के केवल 2 ही ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कौन कौन? सामोद्रगुप्त और कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त का राज्य सौराष्ट्र से बंगाल, सौराष्ट्र से बंगाल, कहना महाराष्ट्र से लेके पश्चिमी बंगाल, सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला हुआ था। वह कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सका अपने शासन काल के जीवन में। याद रखना, अपने शासन के काल के अंदर, अपने जीवन में वह कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सका। कहने का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो शासक का जो क्षेत्र था उसी के ऊपर उसने ये मानो कि शासन किया था, कोई विजय प्राप्त नहीं की अपने जीवन में, अपने संपूर्ण जीवन में। कुमारगुप्त को अपने राज्य शासन के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। अंतिम जो दिन थे उसके शासनकाल के राज के, उस समय कहते कि पुष्यमित्रों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसका सामना कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को करना पड़ा। लेकिन कहा जाता है कि इससे निपटने के लिए, दमन करने के लिए, सामना करने के लिए उसने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा। किसको भेजा? स्कंदगुप्त को भेजा और पुष्यमित्रों को पराजित किया। किसने? स्कंदगुप्त ने। और कहा भी जाता है कि कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के समय ही हूणों ने मलेच्छ जिनको कहा जाता है, हूणों ने भी अपना प्रथम आक्रमण किया था, जो कि उसके बाद स्कंदगुप्त हूणों को पराजित करेगा। ये मानो कि हूणों का दमन करेगा। ये बात कि स्कंदगुप्त को भेजा और पुष्यमित्रों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने, ये बात मिलती है स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से, ये विदित होता है, उसके अनुसार हमें ये जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त के राज्य में बुध, शिव और सूर्य की पूजा होती थी, ऐसा माना गया है। कुमारगुप्त के शासन की प्रथम तिथि जो 414 या 415 ईस्वी मानी जाती है, उसके बारे में विल्सन अभिलेख से ज्ञात होती है। उसके शासन की प्रथम तिथि है जो
किससे? विल्सन अभिलेख से ज्ञात होती है। इसीलिए विल्सन अभिलेख से ही कुमारगुप्त तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है कि गुप्तों में अंतिम शासक कुमारगुप्त माना उन्होंने कि यहाँ तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है, वंशावली प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि विल्सन अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य की ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत। जबकि उसके बाद में देखो दोस्तों, कुमारगुप्त शासनकाल तक गुप्तों की वंशावली मिलती है। कहने का मतलब श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और कुमारगुप्त महेंद्रादित्य तक ही वंशावली मिलती है गुप्त शासकों की, गुप्त शासन काल की। उसके बाद में कुमारगुप्त के शासन की अंतिम तिथि का अनुमान कि 455, कुछ जगह 454 भी दे रखा है दोस्तों। 455 ईस्वी तक उसने शासन किया था। उसके चांदी के सिक्कों से ये जानकारी या अनुमान लगाया जाता है, ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है कि कुमारगुप्त के शासन की अंतिम तिथि का जो अनुमान है वो चांदी के सिक्कों से मिलता है। तो आज हमने बात की कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, 414 से 455 ईस्वी तक उसने शासन किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, वो चंद्रगुप्त मौर्य आएगा और इसके अंदर चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय नाम आएगा। उसके आगे तो मौर्य मिले ही मिलेगा, जबकि इसके अंदर चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक होगा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक होगा, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य होगा, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी बातें जरूर ध्यान में रखना। कई बार एग्जाम हॉल में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश का संस्थापक था, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम है वो गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक होगा और उसका वास्तविक संस्थापक होगा, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी गुप्त वंश का एक प्रतापी शासक होगा। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के 3 क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण बनते हैं, जो कि सबसे पहले तो मंदसौर अभिलेख, उसकी रचना किसने की, ये क्वेश्चन याद रखना। किसने की थी? वत्स भट्टी ने की थी मंदसौर अभिलेख। दूसरा बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के थे? कुमारगुप्त के थे। उसके बाद में सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य के शासनकाल में हुआ। और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ही कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई या किसने करवाई? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने करवाई। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये लो, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। 3 ही क्वेश्चन जो आपको जरूर तैयार करने हैं, जो अति महत्वपूर्ण है। हमने कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के बारे में देखा कि कैसा शासक था, किस तरीके साम्राज्य का विस्तार किया, अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ऐसा हमने देखा। अगले वीडियो में मिलते हम एक नए शासक, जो कि इसके बाद में इसका बेटा स्कंदगुप्त, और वैसे माना जाता है कि गुप्त काल या गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक वही होगा। उसके बाद में ये मानो गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो जाएगा, कोई योग्य शासक नहीं आएगा, निर्बल और कमजोर शासक बनेंगे और अंतिम होगा विष्णुगुप्त, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे स्कंदगुप्त के बारे में और अंतिम जो शासक है उसके बारे में। और ये मानो कि गुप्त काल का जो प्रशासनिक और सांस्कृतिक योगदान है, जो कि हम देखते हैं गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड जो कहा जाता है, उसकी महत्वपूर्ण बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो हमने देखा कि सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपना और अपनों का ध्यान रखें।
अच्छे संस्कार किसी मॉल से नहीं, किसी मॉल बाजार से नहीं, परिवार के माहौल से मिलते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। क्या? अपना और अपनों का ध्यान रखो। अच्छे संस्कार किसी मॉल से नहीं, परिवार के माहौल से मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद।